नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का 8वां अध्याय लेकर आए हैं, जिसका नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। ये कवि कुंवर नारायण जी ने लिखा है। तो आज हम उनके कवि परिचय पढ़ेंगे, साथ ही उनकी कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म सन 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। 1950 के आसपास ये काव्य लेखन से जुड़े, साथ ही ये युग चेतना नामक पत्रिका से भी जुड़े रहे। इन्होंने अपनी कविताओं के साथ साथ कहानियाँ, लेख, फिल्म समीक्षा भी लिखी हैं। उनका कहना था कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। इन्हें तीसरे तार सप्तक कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी कविता के संग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, वह इन दिनों। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब हम इनकी कविता को पढ़ते हैं। कविता के बहाने। इसमें इन्होंने एक उड़ान बताई है कि कविता की जो उड़ान है वो किस किस के बहाने है, कि चिड़िया, फूल और बच्चों के बहाने इन्होंने बताया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर एक कवि कहना चाहते हैं कि जो कविता की जो उड़ान है, उसकी जो प्रसिद्धि है वो चिड़िया के बहाने, अर्थात चिड़िया जिस तरह से उड़ती है तो कविता भी उसी तरह से उड़ान भरती है। कि जब चिड़िया अपने दाने को लेने के लिए उड़ती है तो वो आगे बढ़ती है और दाना लेकर आती है। तो उसी के लिए उन्होंने कहा, लेकिन जो कविता है उन्होंने इस तरह से बताया कि कविता की जो उड़ान है भला चिड़िया क्या जाने। की कविता जब प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है तो वो आगे बढ़ती चली जाती है और आगे निकल जाती है, लेकिन जो चिड़िया है वो इसको नहीं जान पाती, क्योंकि चिड़िया का जो दायरा होता है वो सीमित होता है, क्योंकि उसे दाना लेकर आना है और अपने घोंसले में वापस शाम के समय आ जाना है। बाहर भीतर, इस घर उस घर की जो चिड़िया है बाहर भीतर उड़ती है, इस घर से दूसरे घर तक उड़ जाती है। उसी तरह से जो चिड़िया है वो अपने दायरे तक वापस लौट कर आना होता है उसे, लेकिन जो कविता है उसका दायरा नहीं होता है, वो उड़ती ही चली जाती है, अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद वो वापस लौट कर नहीं आती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कि जब कविता के पंख लग जाते हैं अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो बाहर निकल जाती है और वापस नहीं आती, लेकिन चिड़िया इसको जान नहीं पाती, क्योंकि चिड़िया क्या होता है, क्योंकि उसे वापस अपने बच्चों के पास आना होता है, अपने घोंसले में आना होता है। लेकिन कविता का ऐसा नहीं है। जब उस कवि की भावनाएं लोगों को पसंद आने लग जाती है तो वो और ऊंची उड़ान भरने लग जाती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कविता खिलती है किसके बहाने, फूलों के बहाने। जिस तरह से फूल खिलते हैं उसी तरह से कविता भी खिलती है। कविता का खिलना फूल नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि फूल खिलते हैं, खुशबू आती है उनकी और वो एक दायरे तक ही रहती है, एक जगह तक ही सीमित रहती है, दूसरे घर तक ही आ जाती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, वो मुरझा जाता है। लेकिन जो कविता खिलती है तो वो खिलती ही चली जाती है, आगे बढ़ती ही चली जाती है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, अर्थात उसकी कवि के भावों को लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, उस कविता को पसंद किया जाता है, तो वो और आगे प्रसिद्धि प्राप्त करती चली जाती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहना चाहते हैं कि जो फूल है उसकी खुशबू बाहर भीतर रहती है घर के अंदर और इस घर से दूसरे घर तक रहती है, लेकिन कविता की खुशबू चारों तरफ फैलती है।
हर जगह फैलती है संसार में। बिना मुरझाए महकने के माने कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जैसे फूल होता है, एक समय के लिए खिलता है, बाद में मुरझा जाता है और उसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फूल इस बात को नहीं जान पाता है। और कविता है जो क्या होती है, आगे बढ़ती चली जाती है और उसकी खुशबू चारों तरफ संसार में फैलती चली जाती है। अर्थात फूल कवि की कविताओं के भाव को समझ नहीं पाता। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो कविता है क्या है, एक खेल है। किसके बहाने? बच्चों के बहाने। जिस तरह से बच्चे खेलते हैं उसी तरह से कविता भी जब कवि लिखी जाती है तो एक बच्चा बनकर, एक मन के भावों को व्यक्त कर कर कवि उसको लिखता है। ये घर वह घर, सब एक घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से बच्चा है वो खेलने लगता है तो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर तक चला जाता है और उसकी कोई सीमा नहीं रहती, वो अंदर बाहर सब जगह दौड़ता है, उसमें अपने पराये का भेद नहीं होता, जाति का भेद नहीं होता। उसी तरह से जब कवि के द्वारा कविता लिखी जाती है तो उसके जो भाव होते हैं वो सबके लिए होते हैं और वो अपने पराये का भेद नहीं रखती और कविता आगे बढ़ती चली जाती है। उसमें ये नहीं रहता कि इसके द्वारा लिखी गई है, मैं इसे ना पढूं। जिस तरह से बच्चे के मन में ये भावना नहीं रहती, उसी तरह से कविता के मन में भी वो भावना नहीं रहती। एक समान समझकर कविता कितना करता चले जाते हैं कवि। तो दूसरी कविता पर आएंगे हम। बात सीधी थी। बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि बात सीधी थी, लेकिन जब उन्होंने लोगों के सामने पेश किया तो वो भाषा के चक्कर में कैसी हो गई? जटिल हो गई, टेढ़ी फंस गई, अर्थात बहुत ज़्यादा कठिन हो गई, क्योंकि उन्होंने साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर लिया और सीधी बात को उन्होंने अपनी भाषा शब्दों के द्वारा जटिल बना दिया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पटका, तोड़ा मरोड़ा। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि सही अर्थ निकालने की कोशिश में, कि ताकि लोगों पर प्रभाव ढंग से हो सके, उसको समझाने की कोशिश में उन्होंने क्या किया? उस भाषा को उल्टा पटका, हर तरह से देखने की कोशिश की, उसका सरल ढंग निकालने के लिए, सरल अर्थ निकालने के लिए, और भाषा को उन्होंने उल्टा पटका, तोड़ा मरोड़ा। तोड़ा मरोड़ा का मतलब ये नहीं है कि तोड़ मरोड़ दिया, बल्कि इसका मतलब है कि शब्दों का उन्होंने छोटे छोटे रूप में अर्थ निकाल के, शब्दों को छोटे छोटे रूप में अर्थ निकालने की कोशिश की ताकि उनका सही अर्थ निकल सके। घुमाया फिराया, उन्होंने घुमा फिरा कर भी देखा कि बात या तो बन जाए, या तो बात सही आ जाए, कि अर्थ सामने सही आ जाए, नहीं या फिर भाषा से बाहर आ जाए, या तो सही अर्थ आ जाए, नहीं तो वो क्या हो कि भाषा से अलग हो जाए और दूसरा अर्थ निकल जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उन्होंने इतना प्रयास किया कि ताकि भाषा सही अर्थ निकाल सके, लेकिन क्या हुआ? बात और ज़्यादा कठिन हो गई कि यहाँ पर सही अर्थ नहीं निकलने के कारण जो भाषा के जो शब्द हैं वो और भी ज़्यादा पेचीदा हो गए, कठिन हो गए, जटिल हो गए और उसका सही अर्थ नहीं दे पा रहे थे। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, कि जो सारी परेशानियां थी, जो मुश्किल आ रही थी, उसको कवि ने धैर्य से नहीं समझा बल्कि जल्दबाजी की। मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक पेज को खोलने की कोशिश करते हैं आप, तो और उसमें क्या कर रहे हैं कि जब वो खोलने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा क्या होता है? कसाव आ जाता है, ज़्यादा दूसरी तरफ उल्टा फिर जाता है, तो वो ज़्यादा कैड़ा हो जाता है। उसी तरह से कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि वो भाषा को सही अर्थ देना चाहते थे, सही अर्थ बताना चाहते थे, लेकिन क्या हो रहा था? वो सही अर्थ नहीं दे पा रहे थे, बल्कि वो और जटिल हो गई थी, बल्कि उसमें और ज़्यादा कसाव आ गया था। जिस तरह से एक पेज को खोलने की बजाय आप उसमें को दूसरी तरफ फिरा देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? कैड़ा हो जाता है। उसी तरह से उनका हो गया था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, कि जो करतब हो रहा था, जो खेल हो रहा था, वो उन्हें साफ सुनाई दे रहा। क्या कहा? किस कारण से? क्योंकि सही अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे वो लोग, कि सही अर्थ लोगों को समझा नहीं पा रहे थे। तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही, कि
ऐसा लग रहा था कि जो मैं लोगों को बता रहा हूँ वो उनको एक खेल लग रहा है, और वहाँ बैठे तमाशबीन जो है तमाशा देखने वाले लोग मुझे शाबाशी दे रहे थे, मेरी वाहवाही करते, अर्थात जो मैं बातें बोल रहा था, जो मैं कथन कह रहा था उसकी वो एक तरह से मजाक में कह रहे थे और साथ ही मुझे झूठी शाबाशी दे रहे थे, क्योंकि मैं सही अर्थ उन्हें, मुझे मालूम था कि मैं उसे सही अर्थ नहीं दे पा रहा हूँ। आखिरकार वही हुआ जिसे मुझे डर था, कि कवि कहना चाहते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसे उन्हें डर था, कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कि जिस तरह से एक पेच है, उसको उल्टा फिराएंगे, उसे दूसरी तरफ कसेंगे तो वो चूड़ी मर जाती है, उसी तरह से कवि कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने बात कही तो उसका सही अर्थ न देकर वो कैसी हो गई, प्रभावहीन हो गई। बात बिल्कुल कैसी हो गई थी, अर्थहीन और प्रभावहीन हो गई थी, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, और वो भाषा में बेकार ही घूमने लगी, अर्थात वो बात को बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पाए, सही अर्थ नहीं दे पाए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हार कर मैंने क्या किया, जिस तरह से जब पेच नहीं पूरी तरह से बंद हो पाता, न लग नहीं पाता, तो वो क्या करते हैं कि अपन किसी चीज़ को स्थायी करने के लिए कील को ठोक देते ताकि वो जगह स्थायी हो सके, ये लकड़ी स्थायी हो सके। उसी तरह से कवि ने भी क्या किया कि सही अर्थ नहीं दे पा रहे थे तो उन्होंने भाषा को क्या किया, उसे वहीं पर छोड़ दिया, अर्थात प्रभावहीन रहने दिया। ऊपर से ठीक ठाक थी पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। कवि कहना चाहते हैं कि ऊपर से तो उसका सही सही सा अर्थ निकल रहा था, लेकिन वो अंदर से न तो उसमें प्रभाव था, क्योंकि वो कैसी थी, अर्थहीन थी, कसाव भी नहीं था, यहाँ न ताकत थी, मतलब कि ताकत का और एक है कि प्रभाव और अर्थहीन थी। बास ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, कि जो बात थी वो मुझसे एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, जिस तरह से शरारती बच्चा खेलता है उसी तरह से बात कही, क्योंकि मुझे पता था कि वो प्रभावहीन है, इस कारण से वो मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्योंकि मैं थक गया था, मुझे मेरे पसीने आ रहे थे, क्योंकि मैं लोगों को सही अर्थ नहीं दे पा रहा। किस कारण से? मैंने कि अपनी वाहवाही लेने के लिए मैंने भाषा को क्या कर दिया था, ज़्यादा जटिल बना दिया था, लोगों के सामने पेश किया था ज़्यादा कठिन शब्दों में। इस कारण से, क्योंकि मैं उसका सही अर्थ नहीं दिया मैंने, तो इस कारण से मेरे पसीने आ रहे थे। और इसको भाषा ने जब देखा तो उसने मुझसे कहा धीरे से कि तुमने मुझे आसानी से बरतना कभी नहीं सीखा क्या, कि तुमने लोगों के सामने अपनी वाहवाही के लिए इतने कठिन शब्दों को बना दिया जिसका कोई अर्थ नहीं है और वो प्रभाव नहीं दे रही है, प्रभावहीन है। तो ये थी कुंवर नारायण जी की कविता। आपको कैसी लगी बताइएगा। मैं अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।